गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो अर्थशास्त्र पार्ट है, जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उस चैप्टर को आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले के जो चैप्टर थे, उन सभी चैप्टरों की वीडियो मैंने बना दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। उन वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप उनको जाकर आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है संगठित व असंगठित क्षेत्रक क्या होते हैं। बच्चों, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, लेकिन इसके जो आंसर है वो आपको जो है लिखना पड़ेगा। मैं बोलूँगा और आप लिखेंगे, इसलिए एक रफ पेन साथ में रखिएगा, उसमें नोट करिएगा। प्रश्न नोट कर लीजिएगा, उत्तर मैं बोलूँगा और उसको भी आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रश्न नोट करिएगा पहले, फिर मैं उत्तर बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, उत्तर नोट करिएगा, हेडिंग में रखिएगा, उत्तर के हेडिंग में रखिएगा संगठित क्षेत्रक। बच्चों, यह एक ऐसा क्षेत्रक होता है जहां लोगों को नियमित रूप से रोजगार प्राप्त होता है। संगठित क्षेत्रक एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकारी सेक्टर, मतलब सरकारी नौकरियां जो होती हैं वो इसी क्षेत्र में आएंगी, संगठित क्षेत्रक में, ठीक है। मतलब इसमें जो है लोगों को नियमित रूप से रोजगार प्राप्त होता है, और यह जो है सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, और इसमें जो है तो सरकारी नियमों के अनुसार इसको जो है तो चलना भी पड़ता है। ऐसे क्षेत्र को ही संगठित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, नोट करिएगा, इसमें उत्तर के हेडिंग में रखिएगा संगठित क्षेत्रक और डिटेल में लिखिएगा, यह ऐसा क्षेत्रक होता है जहां यह ऐसा क्षेत्रक होता है जहां लोगों को नियमित रूप से यह ऐसा क्षेत्रक होता है जहां लोगों को नियमित रूप से रोजगार प्राप्त होता है, जहां जहां लोगों को नियमित रूप से रोजगार प्राप्त होता है। यह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। यह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इन क्षेत्रकों को सरकारी नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। इन क्षेत्रकों को सरकारी नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रकों को ही संगठित क्षेत्रक कहते हैं। ऐसे क्षेत्रकों को ही संगठित क्षेत्रक कहते हैं। अब जो है बच्चों, असंगठित क्षेत्रक हेडिंग में डालना, असंगठित क्षेत्रक। बच्चों, ये ऐसा क्षेत्रक होता है, जैसे इसको प्राइवेट नौकरियां कह सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वही होता है असंगठित क्षेत्रक, ठीक है। जहां पर जो श्रमिक होते हैं उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है, उनको कभी भी बिना किसी वजह के भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अर्थात उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र का संगठित क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, लिखिएगा, इसमें असंगठित क्षेत्र हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, यह ऐसा क्षेत्रक होता है यह ऐसा क्षेत्रक होता है जहां लोगों को अनियमित रोजगार प्राप्त होता है। यह ऐसा क्षेत्रक होता है जहां लोगों को अनियमित रोजगार प्राप्त होते हैं, यानी रोज नहीं प्राप्त होते, ठीक है।
जहां लोगों को अनियमित रोजगार प्राप्त होते हैं। यह क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। यह सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। यह क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। इसमें सरकार के नियमों का पालन नहीं किया जाता। इसमें सरकार के नियमों का पालन नहीं किया जाता। क्योंकि इसके अपने खुद के नियम होते हैं। क्योंकि इसके अपने खुद के नियम होते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कम वेतन मिलता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कम वेतन मिलता है। ऐसे क्षेत्रकों को ही असंगठित क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्रकों को ही असंगठित क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, अगला वाला प्रश्न नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है? खुली बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है? बच्चों, खुली बेरोजगारी जो होती है, यह ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें योग्य लोग मजदूरी की जो वर्तमान दरें होती हैं उस पर कार्य करना चाहते हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। मतलब वो काम करने के लिए इच्छुक हैं, योग्य भी हैं, ठीक है, फिर भी उनको काम नहीं मिलता है। वर्तमान जो दर है मजदूरी की, उस दर पर काम नहीं मिलता है, ठीक है, उसे ही खुली बेरोजगारी कहते हैं। और अगर हम बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी की, तो यह ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें लोग कार्य में लगे प्रतीत तो होते हैं, ठीक है, परंतु कार्य में कोई इजाफा नहीं करते, कोई योगदान नहीं देते, वह केवल समय बिताते हैं, टाइम पास के लिए होते हैं, वो काम में लगे होते हैं, ठीक है। अगर हम इनको काम से निकाल भी दें तो हमारे काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, नोट करिएगा, हेडिंग में रखिएगा खुली बेरोजगारी पहले, खुली बेरोजगारी, और इसमें डिटेल करिएगा। यह वह बेरोजगारी होती है जिसमें योग्य लोग मजदूरी की वर्तमान दरों पर कार्य करना चाहते हैं। मजदूरी की वर्तमान दरों पर कार्य करना चाहते हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। इसे ही खुली बेरोजगारी कहते हैं। इसे ही खुली बेरोजगारी कहते हैं। और यह किसी भी जगह पाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग डालिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। बच्चों, इसमें डिटेल करिएगा। यह ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें लोग कार्य में लगे प्रतीत तो होते हैं, जिसमें लोग
कार्य में लगे प्रतीत तो होते हैं, जिसमें लोग कार्य में लगे प्रतीत तो होते हैं, परंतु कार्य करने में कोई योगदान नहीं देते, परंतु कार्य करने में कोई योगदान नहीं देते। केवल समय बिताते हैं, केवल समय बिताते हैं। तो ऐसे में अगर हम तो ऐसे में अगर हम इनको काम से निकाल भी दें तो ऐसे में अगर हम इनको काम से निकाल भी दें तो काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला वाला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं? जो असंगठित क्षेत्र होता है बच्चों, उसमें जो लोग काम करते हैं उसके सामने कौन कौन सी जो है कठिनाइयाँ समस्याएं आती हैं, उस चीज़ के बारे में बताना है। ठीक है, फिर नोट कर लीजिएगा, उत्तर में नोट करिएगा। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ निम्न हैं। आने वाली कठिनाइयाँ या समस्याएं निम्न हैं। आने वाली कठिनाइयाँ निम्न हैं। एक नंबर डाल के लिखिएगा। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। मजदूरों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि उन्हें कभी भी नौकरी से बिना कारण के निकाला जा सकता है। कभी भी नौकरी से बिना कारण के निकाला जा सकता है। बिना कारण के निकाला जा सकता है। दूसरी समस्या लिखिएगा। उन्हें कम छुट्टियां दी जाती हैं तथा बीमारी की छुट्टी के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। बीमारी की छुट्टी के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। ठीक है, अगला नंबर डालिएगा। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को ओवर टाइम करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को ओवर टाइम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता।
अगला नंबर डाल के लिखिएगा, असंगठित क्षेत्र में लोगों को नियमित कार्य नहीं मिलता। असंगठित क्षेत्र में लोगों को नियमित रोजगार नहीं मिलता। और जब कार्य अधिक नहीं होता है तो उनको कार्य से निकाल भी दिया जाता है। उनको कार्य से निकाल भी दिया जाता है। ठीक है। अगला नंबर वाला प्रश्न नोट करिएगा, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? प्रश्न नोट करिएगा, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? बच्चों, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी। जो यह योजना है, यह 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी देती थी। यह योजना भारत सरकार ने 2005 में चलाई थी। इसमें जो भी व्यक्ति गांव के काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, काम की ज़रूरत है, उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती थी। ठीक है। इसीलिए जो है तो मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना कहा जाता है। ठीक है। उत्तर में नोट करिएगा, मनरेगा को 100 दिन का रोजगार योजना, मनरेगा को 100 दिन का रोजगार योजना इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। क्योंकि यह 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। क्योंकि यह 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। यह योजना को भारत सरकार ने 2005 में यह योजना को भारत सरकार ने 2005 में रोजगार की गारंटी देने के लिए चालू किया था। रोजगार की गारंटी देने के लिए चालू किया था। इसके अंतर्गत गांव के वे सभी लोग इसके अंतर्गत गांव के वे सभी लोग जो काम करने में इच्छुक हैं, सभी लोग जो काम करने में इच्छुक हैं, जिन्हें काम की ज़रूरत है, उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। 2005 के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अगला नंबर वाला प्रश्न नोट करिएगा, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? आर्थिक क्रियाएं क्या हैं?
बच्चों, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने के बाद अपने को पैसे मिले, पैसे की प्राप्ति हो, उसे ही आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब पैसा कमाने के लिए की गई कोई भी क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए की गई कोई भी क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें उत्तर नोट करिएगा, हेडिंग में रखिएगा आर्थिक क्रियाएं और लिखिएगा इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं, इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनको करने के बाद हमें पैसे की प्राप्ति होती है, जिनको करने के बाद हमें पैसे की प्राप्ति होती है। इसे ही हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, इसे ही हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे बैंक में काम करना, नर्स का हॉस्पिटल में काम करना, बैंकों में काम करना, नर्स का हॉस्पिटल में काम करना आदि। ठीक है, अगला वाला जो प्रश्न है बच्चों उसको नोट करिएगा। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, फिर नोट करिएगा प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है। बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक में जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, खनन खोदना, मत्स्य पालन करना आदि क्रियाएं जो है प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग करके, प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना, प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन और पशुपालन आदि। जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन और पशुपालन आदि। अगला प्रश्न जो है वो है द्वितीयक क्षेत्रक में क्या क्या आता है। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या क्या आता है। उत्तर के हेडिंग में द्वितीयक क्षेत्रक लिखिएगा और डिटेल में लिखिएगा। बच्चों, द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होता है जिसमें जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, ये द्वितीयक क्षेत्रक का जो है कार्य है। कपास से कपड़े बनाना, ये सब द्वितीयक क्षेत्रक में आएंगे। ठीक है, लिखिएगा इसमें इसमें प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को, प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को, प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को उद्योगों में निर्मित करके, उद्योगों में निर्मित करके उपयोगी व मूल्यवान बनाना, उपयोगी व मूल्यवान बनाना, उनका रूप परिवर्तित करना, उपयोगी व मूल्यवान बनाना, उनका रूप परिवर्तित करना ही द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, जैसे
गन्ने से शक्कर बनाना और कपास से कपड़े बनाना आदि क्रियाएं द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, आदि क्रियाएं द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वो है तृतीयक क्षेत्रक में क्या क्या आता है। तृतीयक क्षेत्रक में क्या क्या आता है। उत्तर में लिखिएगा बच्चों, तृतीयक क्षेत्रक हेडिंग डाल दीजिएगा और फिर डिटेल में लिखिएगा। इसमें वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। इस क्षेत्रक में वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। यह क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करता है। यह क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करता है। इसे ही तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है। इसे ही तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है। जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि इस क्षेत्रक में आते हैं। आदि इस क्षेत्रक में आते हैं। बच्चों अगला प्रश्न नोट करिएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग में रखिएगा, उत्तर के हेडिंग में रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद। बच्चों एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और उन सेवाओं के जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित, प्रत्येक क्षेत्रकों के द्वारा उत्पादित, प्रत्येक क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला नंबर पर नोट करिएगा बच्चों, निजी क्षेत्रक क्या है। बच्चों निजी क्षेत्रक यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है, जो प्राइवेट नौकरियां होती हैं वही आती हैं इस क्षेत्रक के अंतर्गत। तो चलिएगा इसमें लिखिएगा, हेडिंग में, उत्तर के हेडिंग में रखिएगा निजी क्षेत्रक और फिर डिटेल में लिखिएगा, यह वह क्षेत्रक होता है जिसमें, यह वह क्षेत्रक होता है जिसमें, यह वह क्षेत्रक होता है जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। वह क्षेत्रक होता है जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता तथा इस क्षेत्रक में
इस क्षेत्रक में वस्तुओं व सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी तथा इस क्षेत्रक में वस्तुओं व सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है। किसी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है। इसे ही निजी क्षेत्रक कहते हैं। इसे ही निजी क्षेत्रक कहते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आदि। अगला नंबर जो प्रश्न है बच्चों उसको नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा गया है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र है संगठित क्षेत्र वो लोगों का कल्याण करता है, उसका विकास करता है। कैसे? ठीक है, तो चलिएगा उत्तर में लिखिएगा। संगठित क्षेत्रक को लोक कल्याणकारी संगठित क्षेत्रक को लोक कल्याणकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस क्षेत्रक में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के अनेक लाभ मिलते हैं। रोजगार सुरक्षा के अनेक लाभ मिलते हैं और श्रमिकों को निश्चित समय तक काम करना होता है और श्रमिकों या कर्मचारियों को निश्चित समय तक काम करना होता है और अगर वो अधिक काम करते हैं यानी ओवर टाइम, और अगर वो अधिक काम करते हैं तो उनके बदले में उनको अधिक वेतन दिया जाता है। और अगर वो अधिक काम करते हैं तो उसके बदले में उनको अधिक वेतन दिया जाता है। इस क्षेत्रक में काम करने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि भी प्रदान की जाती है। चिकित्सा सुविधाएं फ्री में उपलब्ध होती हैं। तथा अवकाश काल में भी भुगतान दिया जाता है और सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भी मिलती है। और सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन भी मिलती है। तो यही सब कारण हैं जिनके कारण संगठित क्षेत्रक को लोक कल्याणकारी कहा गया है। संगठित क्षेत्रक को लोक कल्याणकारी कहा गया है।
बच्चों अगला प्रश्न और शायद है इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न भी है, इसको भी नोट करिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर किस प्रकार बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि गांव में लोगों को रोजगार के अवसर किस प्रकार बढ़ाए जा सकते हैं, मतलब गांव में नौकरियां किस तरह से क्या करें कि गांव में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार हम दे पाएँ। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए गांव में। तो उत्तर में नोट करिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निम्न प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निम्न प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं। एक नंबर में लिखिएगा, कृषि में विविधता। कृषि में विविधता, हेडिंग करिएगा कृषि में विविधता। बच्चों जैसे कि कृषि में एक विविधता, जैसे कहने का मतलब कि गांव में लोग अगर सबसे ज़्यादा कृषि कार्य में ही तो लोग लगे होते हैं, तो गांव में अगर एक दो फसलें ही केवल उगाएंगे किसान, तो ऐसे में लोगों को रोज़गार देना कठिन हो पाएगा। ठीक है, इसलिए अगर वो चार छः दो चार पांच प्रकार की अगर वो फसलें उगाना शुरू कर दें तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि वो पांच फसलों में काम करना ज़रूरी रहेगा। इसलिए लोगों की डिमांड बढ़ेगी, मज़दूरों की डिमांड बढ़ेगी। इस वजह से जो है तो कृषि में विविधता एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है गांव में रोज़गार के अवसर बढ़ाने में। ठीक है, तो चलिएगा हेडिंग में लिखिएगा कृषि में विविधता और डिटेल में लिखिएगा 60% से भी ज़्यादा लोग 60% से भी ज़्यादा लोग गांव में कृषि कार्य में लगे हुए हैं। गांव में कृषि कार्य में लगे हुए हैं। 60% से भी ज़्यादा लोग गांव में कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे में कुछ किसान सीमित फसलें ही उगाते हैं। ऐसे में कुछ किसान सीमित फसलें ही उगाते हैं, जिस कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। ऐसे में कुछ किसान सीमित फसलें ही उगा पाते हैं, जिस कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। इसीलिए कृषि में विविधता लाकर रोजगार के अवसर गांव में बढ़ाए जा सकते हैं। इसीलिए कृषि में विविधता लाकर रोजगार के अवसर गांव में बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि फसलों की संख्या बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेंगे। क्योंकि फसलों की संख्या बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे। दूसरा नंबर हेडिंग रखिएगा, रोजगार बढ़ाने का जो दूसरा प्रकार है वो है सस्ते ऋण। सस्ते ऋण। बच्चों क्या होता है कि गांव में जो किसान होते हैं वो अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर होते हैं। अनौपचारिक ऋण के जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं उस पर निर्भर होते हैं। जैसे कोई बड़ा किसान है तो उससे ले लिए कर्ज में पैसे, कि कोई जो है तो व्यापारी से ले लिया, कोई साहूकार से ले लिया। तो ये लोग क्या करते हैं कि उनसे ज़्यादा ब्याज दरों पर जो है तो ऋण वसूलते हैं, जिसके कारण वो जो है तो अपनी फसलों की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी अब आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि सस्ते ऋण उपलब्ध कराए, ताकि सभी लोग कृषि कार्य करें और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर
उत्पन्न हो, जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो चलिएगा, इसमें लिखिएगा सस्ते ऋण, लिखिएगा, इसमें डिटेल करिएगा। अधिकांश किसान ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर होते हैं। अधिकांश किसान ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर होते हैं, जो कि साहूकारों व व्यापारी से ऊंची ब्याज दरों पर ले लेते हैं। जिसके कारण वो कर्ज तले दबे होते हैं। और कृषि क्षेत्र का दायरा नहीं बढ़ा पाते और ना ही फसलों की अच्छे से देखभाल कर पाते इसीलिए सरकार को सस्ते ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए। जिससे सभी किसान कृषि कार्य करें और गांव में रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। अगला जो तीसरा नंबर है वो है स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देकर बच्चों, गांव में कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग लगाए जा सकते हैं, जिन पर बहुत सारे लोगों को जो है तो रोजगार दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए लिखिएगा, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देकर, ये हेडिंग रखिएगा और डिटेल में लिखिएगा। जैसे कुटीर उद्योग व छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे उनका विकास हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो बच्चों, इस प्रकार से हम आज उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।